जय हिंद टू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारत तथा चीन की लड़ाई 1962 के बारे में। तो भारत तथा चीन की जो ये लड़ाई हुई है, इसके मुख्य कारण के बारे में जान लेते हैं। दो इसके मुख्य कारण रहे हैं। पहला मुख्य कारण था एक अपरिभाषित 3440 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा, क्योंकि भारत तथा चीन की सीमा अक्साई चीन से लगाकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। इसके अंतर्गत नदियां हैं, झील हैं, बर्फ की चोटियां हैं, जिसके कारण जो एक निर्धारित जगह होती है उसका निर्धारण आज तक भी नहीं हो पाया है। अंग्रेजों के समय से ही सीमा के अंतर्गत विवाद रहा है। मैकमोहन लाइन को कभी चाइना ने माना ही नहीं है, जिस वजह से हमारी जो लड़ाई है चाइना के साथ में वह हमेशा है और आज तक भी है। टकराव आज की स्थिति तक भी बना हुआ आ रहा है। दूसरा मुख्य कारण था 1950 के अंतर्गत चाइना ने तिब्बत के ऊपर अपनी विस्तारवाद नीति के तहत कब्जा कर लिया था, जिसके कारण 1959 में तिब्बत के विद्रोह के बाद भारत के अंतर्गत तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा साहब ने शरण ले ली थी, जिसको भारत ने अपने यहाँ पर शरण दी थी, जिसको चीनी सरकार को ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, जिसके कारण यह लड़ाई लड़ी गई और 1962 का इसका रिजल्ट था 1962 की लड़ाई। अब जान लेते हैं कि किस किस क्षेत्र में यह लड़ाई लड़ी गई थी। यह चाइना द्वारा दो जगह पर, दो फ्रंट पर लड़ाई लड़ी गई। पहला भाग था अक्साई चीन, दूसरा भाग था अरुणाचल प्रदेश। अक्साई चीन के अंतर्गत यह जो अक्साई चीन वाला भाग है, यह पूरा एक नमक का मैदान, नमक का रेगिस्तान है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 5000 मीटर की है। भौगोलिक रूप में अक्साई चीन तिब्बत पठार का भाग है। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो तिब्बत के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए वह चीन द्वारा ये वहां पर राष्ट्रीय अपना एक राजमार्ग बनाया गया, जिस राजमार्ग को निकालने के लिए उसे अक्साई चीन के ऊपर कब्जा करना था, जिस वजह से यह लड़ाई का मुख्य कारण माना जाता है कि 1962 की लड़ाई हुई। और इस वजह से एलएसी की जो पोजीशन है, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा की पोजीशन है, वह भी बदल गई। दूसरा जो लड़ाई का मुख्य कारण था वह अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में, जिसको हम नेफा बॉर्डर के नाम से जानते थे पहले, 1972 में इसको बदलकर अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाने लग गया। यहाँ पर अत्यधिक ठंड रहती है, यह काफी हाइट पर है और पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पर तवांग वाले भाग के अंतर्गत चाइना ने लड़ाई लड़ी थी। और इधर ही मैकमोहन लाइन भी हमारी है, तो मैकमोहन लाइन को पार कर चाइना वाले हमारे देश के अंदर घुस आए थे और हमारी चौकियों पर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया था। अब थोड़ा लड़ाई का विवरण जान लेते हैं, लड़ाई के अंतर्गत क्या क्या हुआ। 1962 के अंतर्गत पूरी गर्मी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच में छोटी छोटी झड़पें होती रही। भारत सरकार ने फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत कार्य किया। फॉरवर्ड पॉलिसी में भारत के द्वारा छोटी छोटी चौकियां बना ली गई इस विवादित क्षेत्र के अंतर्गत, और भारत को ऐसा उम्मीद थी, ऐसा विश्वास था कि चाइना हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, जो कि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऐसा ही विश्वास था कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं और चाइना कभी भी हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। परंतु भारत के ऊपर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने 20 अक्टूबर 1962 को हमला कर दिया। हमारी सेना उस समय तक युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थी। चीनी सैनिकों के पास हमसे अधिक संख्या में हथियार थे, एलएमजी थे, एमएमजी थे, आधुनिक हथियार उनके पास थे, अच्छे कपड़े थे, जूते थे, जबकि हमारी सेना के पास इस तरह की कोई भी चीजें नहीं थी। हमारी सेना को इतनी अत्यधिक ठंड में लड़ाई करने का कोई अनुभव भी नहीं था, परंतु इसके बावजूद हमारे सैनिक बहुत ही बहादुरी से लड़े। 21 नवंबर 1962 को चीन द्वारा इस युद्ध का विराम कर दिया गया था। यह युद्ध पूरी 1 महीने के अंतर्गत चला। अब हमारे सैनिकों की बहादुरी के बारे में जान लेते हैं। इस लड़ाई में हम संख्या में कम थे, हथियार की तुलना में हमारे पास बहुत कम थे, परंतु हमारे जवानों के जो हौसले थे वह कम नहीं थे। लद्दाख में कई पोस्टों पर, जैसे धन सिंह थापा साहब पोस्ट, रेजांगला, चुसल सेक्टर, तवांग एरिया में और बुमला पास के अंतर्गत हमारे सूरवीरों द्वारा बहुत ही बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया गया तथा दुश्मन की नाक में दम करके रखा। इस युद्ध में चीन द्वारा हमारे बहुत से जवानों तथा अधिकारियों को बंदी भी बना लिया गया और उनके साथ एक अमानवीय व्यवहार भी किया गया। हमारे घायल सैनिकों का कोई भी उपयुक्त इलाज भी उनके द्वारा नहीं कराया गया, और यह भी बताया जाता है कि कुछ घायल सैनिक तो चीन की कैद के अंदर ही शहीद हो गए थे। हमारे सैनिकों को कई दिन तक भूखा रखा जाता था, जो कि जेनेवा समझौते का साफ उल्लंघन था। अब इसके निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। इस युद्ध के बाद चीन के सैन्य इतिहास के अनुसार बताया जाता है कि चीन ने जो अक्साई चीन वाला भाग के ऊपर कब्जा करना था वह तो उसने कब्जा कर लिया, परंतु जो जेम्स कैल्विन साहब की रिपोर्ट आई उसके अनुसार चीन ने एक छोटी सी विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसने अपनी छवि खराब कर ली थी। चीन की छवि एक हमलावर के रूप में आई, जबकि भारत की सेना को इस युद्ध से काफी बदलाव देखने को मिला। हमारी सेना के अंदर काफी बदलाव आए। हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी नीतियों की काफी आलोचना हुई और हमारी जो सेना थी उसके प्रति पूरा जोश देखने को मिला। पूरे भारत के लोगों ने सेना का एक सम्मान दिया, जो कि इससे पहले कभी नहीं मिला था।
CIA की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना का प्रयोग न करना हमारी सबसे बड़ी गलती थी इस युद्ध के अंतर्गत। हार के कारणों को जानने के लिए जनरल हिंड्सबर्ग और IMA के तत्कालीन कमांडेंट ब्रिगेडियर PS भगत साहब के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट अभी तक भी भारत सरकार ने गुप्त रखी है। लेकिन दोनों ही अधिकारियों का मानना था कि नेहरू साहब की जो नीतियां थी वह इस हार का मुख्य कारण थी। तो जय हिंद।